नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। कल मेरी क्लास नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। और साथियों, बहुत जल्द मैं आपके लिए ये जो क्लास है ये कंप्लीट कर दूंगा। कहने का मतलब ये जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है ये बहुत जल्द आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको थ्योरी करवाने वाला हूँ। बहुत अच्छे से हम थ्योरी पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से। साथ में हम एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, यानी पहले तो हम क्या कर लेंगे, थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद उसी चैप्टर के हम जो क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बड़े अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से हम है ना सिलेबस को करने वाले हैं, जो हर प्रकार के एग्जाम को आपका कवर करेगा। चाहे वो राजस्थान पुलिस से लेकर के अगर बात हम करें एसएससी सीजीएल लेवल तक की, वहां तक क्लियर करेगा। मैं आपसे दावा करता हूं, एक बार पढ़ के देखना कितना इंटरेस्ट आपको आएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको 250 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं 251 नंबर क्वेश्चन से, और ये पार्ट नंबर 9 है साथियों। इससे पार्ट नंबर 2 का है ना, 500 क्वेश्चनों की सीरीज के पार्ट नंबर 2 का 9 नंबर वीडियो है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, यानी फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लाइट के बारे में, यानी प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था, और आज हम प्रकाश को कंप्लीट करके उसके बाद हम विद्युत के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने प्यारे साथियों के साथ। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो 251 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, और 251 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। चलिए, 251 नंबर क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। यानी हमारी जो आंख होती है उसके किस भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है वो नियंत्रित होती है। तो साथियों इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका पुतली, है ना। पुतली, हमारी जो पुतली होती है जिसको हम आइरिस के नाम से भी जानते हैं, पुतली या फिर आइरिस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्या करती है, हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जैसे हमारा क्या होता है, ये मान लो हमारा नेत्र लेंस है, इस प्रकार से यहाँ आगे थोड़ा सा उभार होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। इस प्रकार से हमारी आंख बनी होती है ना, इस प्रकार से हमारी आंख बनी होती है। तो यहाँ पर होती है आपकी परितारिका, एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बीच का ये जो छेद है, यहाँ पर आपका लेंस होता है, उत्तर लेंस की तरह काम करता है। ये यहाँ पर लेंस होता है। तो ये जो छेद आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला छेद, इस छेद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस छेद को बोलते हैं पुतली, यानी पूरे छेद को, इस छेद को पुतली बोलते हैं। जब प्रकाश अधिक होता है, क्या होता है, प्रकाश अधिक होता है। प्रकाश अगर अधिक है तो ये पुतली सिकुड़ जाती है इसका, यानी अपना आकार क्या कर लेती है, छोटा कर लेती है, जिसके कारण प्रकाश कम अंदर जा पाए। और जब प्रकाश कम होता है, जब प्रकाश कम होता है तो अपना आकार बढ़ा लेती है, जिसके कारण ज्यादा प्रकाश अंदर जाता है। तो यानी कहने का मतलब प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करती है, तो ये पुतली करती है, या फिर आइरिस करती है। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए, है ना। और कॉर्निया ऐसा भाग है जिसको नेत्रदान के समय हम क्या करते हैं, नेत्रदान के समय हम इसको दान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है। भाई एक बिल्कुल स्वस्थ नेत्र है, उसके स्पष्ट दृष्टि की, यानी हम जिसको साफ देख सकें, तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है ना, 25 सेंटीमीटर। अगर हम अधिकतम दूरी की बात करते हैं स्वस्थ नेत्र की, अगर स्वस्थ नेत्र की अधिकतम दूरी की बात करते हैं तो वो होती है अनंत। यानी अगर मनुष्य की आंख स्वस्थ है तो वो अनंत तक की दूरी को देख सकता है, अनंत तक की दूरी को देख सकता है। दूसरी बात, अगर नेत्र क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है, नेत्र बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो कम से कम कितनी दूरी की वस्तु को देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। यानी ये आंख है, और आंख से 25 सेंटीमीटर दूर अगर कोई वस्तु रख रखी है तो उसको स्पष्ट देख सकता है। इससे आगे जाने पर तो सभी के ही क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, सभी के ही आंखों पर तनाव पड़ता है। तो 25 सेंटीमीटर सबसे कम दूरी होती है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या, किस प्रकार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, आपसे पूछा है। देखिए नाम दूरदृष्टि दोष है, अगर इस नाम के ऊपर जाओगे तो आपका उत्तर निकल के आएगा
कि इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। देखिए, दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुओं को देखने का दोष, जिसको हम दूरदृष्टि बोलते हैं, लेकिन साथियों ये बात गलत है। यानी इसका उत्तर क्या होगा, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। नाम में तो कुछ अलग आपको प्रतीत होगा, लेकिन यहां पर बात कुछ अलग होगी। यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उसको हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसका ये कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ये नाम में कुछ अलग मतलब आपको निकल के आएगा अर्थ, लेकिन इसका आंसर कुछ अलग होता है, मतलब ये उल्टा होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से, मायोपिया के नाम से भी जानते हैं निकट दृष्टि दोष को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में आता है, तो देखिए दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, दूरदृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, है ना। निकट की वस्तुएं दिखाई क्यों नहीं देती है, उसका कारण क्या है कि मान लो ये हमारी आंख है, ये हमारी क्या है आंख, और ये हमारा क्या है रेटिना है, ये हमारा क्या है रेटिना। अब प्रकाश जो आता है, प्रकाश की जो किरणें आती हैं, यहां पर हमारा लेंस होता है, प्रकाश की जो किरणें आती हैं, वो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, यहां पीछे जाके मिलती हैं, यहां पीछे जाके आपस में मिलती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब इस रेटिना के पीछे प्रतिबिंब जो बन रहा है, उसको हमें कहां लेके आना है, उसको हमें आगे लेके आना है, यहां पर लेके आना है, रेटिना के ऊपर लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो लेंस था, ये लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तित नहीं कर रहा था, यानी प्रकाश किरणों को दूर भेज रहा था, कहने का मतलब ज्यादा अपवर्तित नहीं कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लेंस काम में लेंगे जो इसको क्या कर दे, थोड़ी कम, मतलब थोड़ी ज्यादा क्या कर दे, पर अपवर्तित कर दे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक लेंस और लगा देंगे, जिसका नाम क्या होगा, उत्तल लेंस। अगर हम यहाँ पर उत्तल लेंस लगा देंगे तो वो क्या करेगा, इस प्रकार से उसको थोड़ा सा यहीं पर क्या कर देगा, अपवर्तित कर देगा, और फिर ये क्या कर देगा, उसको इस रेटिना के ऊपर मिला देगा। तो क्या करेंगे हम, अगर दूरदृष्टि दोष है तो आप उत्तर लिखोगे उत्तल लेंस। क्या उत्तर लिखोगे, उत्तल लेंस। यानी कहने का मतलब दूरदृष्टि दोष में हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, कंफ्यूज आपको नहीं होने दूंगा, यही तो मेरा काम है, आपका कंफ्यूज दूर करने का। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में आता है, उत्तल लेंस। अच्छा, अवतल लेंस किसके अंदर काम आता है, तो अवतल लेंस आपका काम आता है साथियों निकट दृष्टि दोष में। किसके अंदर, निकट दृष्टि दोष में। अब देखिए ध्यान से, ये जो निकट है, इसमें कितने अंक दे रखे हैं, मतलब कितने अंक हैं, कितने हैं, 3 हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने हैं, दूर में, तो इसके अंदर 2 हैं। अब देखो उत्तल में कितने हैं, 3 हैं, और आपका अवतल उसमें कितने हैं, 4 हैं। तो निकट में अधिक थे, अवतल में अधिक हैं, दूर में कम है, तो आपका उत्तल में भी क्या है, कम है। दूर में कम अंक, उत्तल में कम अंक, अवतल में अधिक अंक, निकट में अधिक अंक। यानी निकट तो अवतल लेंस से संबंधित हो गया, और दूरदृष्टि दोष आपका किससे संबंधित हो गया, उत्तल लेंस से। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो साथियों, है ना, इस बात को आप याद रख सकते हो, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद कर सकता हूं ये बात मेरी आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष, अभी मैंने आपको बताया था, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी निकट में अधिक शब्द तो अवतल में भी अधिक शब्द। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन का, 256 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि आपको यही पूछा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जो जरा दृष्टि दोष होता है ये बुढ़ापे के अंदर उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसको ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसकी जो दृष्टि क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और ये जो रोग है ये खासतौर से 60 वर्ष की अधिक सी उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के होता है ना। बुढ़ापे के अंदर ये जरा दृष्टि दोष रोग होता है। इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती और ना निकट की वस्तु दिखाई देती।
इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए साथियों दूरदृष्टि दोष के लिए तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यानी इस प्रकार के रोग के लिए क्या करते हैं, द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बायोफोकल का मतलब द्विफोकल, यानी उसमें दो लेंस होते हैं। यानी आपका जो चश्मा होता है इस प्रकार से, चश्मे में ऊपर तो होता है आपका अवतल लेंस, ऊपर तो क्या होता है अवतल, और नीचे क्या होता है, यहाँ पर नीचे होता है उत्तल, है ना, नीचे उत्तल, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। इस प्रकार से क्या है, द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के उपचार में। अच्छा, जरा दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं, प्रेस मायोपिया भी बोलते हैं। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है कि वर्णांधता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्णांधता का मतलब होता है कलर विजन। तो साथियों कलर विजन एक ऐसा रोग है जो आंखों से संबंधित होता है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी इस वर्णांधता रोग का कोई इलाज नहीं है इस विश्व के अंदर, इस संसार के अंदर। और वर्णांधता में होता क्या है, वो जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है, यानी कौन सा रंग लाल है कौन सा हरा है उसके अंदर वो विभेदन नहीं कर पाता है, लाल और हरे को अच्छे से वो नहीं देख पाता है, उसको बोलते हैं वर्णांधता या फिर कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया था हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, आपका दूरदृष्टि दोष होता है। और ये जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, इसको हम मायोपिया बोलते हैं। और ये जो प्रेस बायोपिया है ये किसका नाम है, तो ये आपका जरा दूरदृष्टि का नाम है। जरा दूरदृष्टि का नाम क्या है आपका, प्रेस बायोपिया। ये तीनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 260 नंबर क्वेश्चन की ओर। 260 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, देखिए मायोपिया का अर्थ क्या है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया मायोपिया का अर्थ आपका निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है आपका दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा 261 नंबर क्वेश्चन है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो दूर की वस्तुएं होती है, जैसे तारों का अध्ययन करना है या फिर अंतरिक्ष की कोई वस्तु देखनी है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, दूरदृष्टि का, है ना। जो मतलब हमें दूर की वस्तु दिखा दे उसको हम बोलते हैं दूरदर्शी। एक होता है सूक्ष्मदर्शी, जो हमें छोटी से छोटी वस्तु को दिखा दे उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, है ना। दूरदर्शी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी होती है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय, और एक आपकी होती है पार्थिव दूरदर्शी। क्या होती है, पार्थिव दूरदर्शी। ये जो खगोलीय दूरदर्शी होती है इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। कितने उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, दो उत्तल लेंसों का। और ये जो आपकी पार्थिव नाम की जो दूरदर्शी होती है इसमें 3 उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है। कितने उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है, 3 उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये जो है ना पार्थिव दूरदर्शी, ये सीधा प्रतिबिंब बनाती है, और ये जो खगोलीय दूरदर्शी होती है ये क्या करती है, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। ये क्या बनाती है, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो सूक्ष्मदर्शी होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके अंदर एक उत्तल लेंस होता है। कितना उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर 2 उत्तल लेंस होते हैं। कितने उत्तल लेंस होते हैं, 2 उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है ना। और ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है ये भी आपका कैसा प्रतिबिंब बनाती है, तो ये भी आपका सीधा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। ये भी आपका सीधा प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कौन सा प्रतिबिंब बनाती है, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, उम्मीद कर सकता हूं। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो साथियों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है, यानी वायुमंडल के कारण भी अपवर्तन हो जाता है प्रकाश किरणों का, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारों से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, और उसी अपवर्तन के कारण क्या होता है, आपका तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रकीर्णन यानी किसी प्रकार का रंग उत्पन्न होना प्रकीर्णन का कारण होगा, है ना, बताया था ना मैंने। परावर्तन का मतलब होगा जिसमें कोई प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने की बात परावर्तन के अंदर होगी। छाया बनने की बात आपकी विवर्तन के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, विवर्तन के अंदर, है ना। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। इसके साथ साथ टेढ़ा दिखाई देना,
मुड़ा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वो भी किसके कारण होते हैं? वो भी अपवर्तन के कारण होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अगर मेरी सारी क्लासें आपने अटेंड की हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र रूप से अवशोषण पौधे कौन से रंग का करते हैं? तो साथियों ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअली क्वेश्चन है, फैक्ट है एक, ये अच्छा सा ध्यान रखोगे। पौधे जो होते हैं ना, वो प्रकाश में से नीले और लाल रंग का क्या करते हैं? ज्यादा अवशोषण करते हैं। नीले और लाल रंग का ज्यादा अवशोषण करते हैं, ये बात हमेशा आप ध्यान रखोगे। पौधे, है ना, नीला और लाल रंग का अवशोषण पौधों के द्वारा ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो मैंने आपको बताया था ये जो लाल, नीला और हरा जो है ना, वो सभी के सभी आपके क्या कहलाते हैं? ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और जब तीनों प्राथमिक रंगों को हम आपस में मिला देते हैं, RGB को मिला देते हैं, तो हमें कौन सा प्राप्त होता है? W यानी व्हाइट प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी थी, है ना। R प्लस जी से कौन सा उत्पन्न होता है? R प्लस बी से कौन सा उत्पन्न होता है? G प्लस बी से कौन सा उत्पन्न होता है? ये सारी बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। आप अभी वीडियो को यहीं पर एक बार, है ना, रोक देंगे और रोक करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि R और G को मिलाने से कौन सा रंग उत्पन्न होता है, R और B को मिलाने से कौन सा रंग उत्पन्न होता है, और G और B को मिलाने से कौन सा रंग उत्पन्न होता है। ये आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखना चाहूंगा कितने मेरे दोस्त इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, वैसे मैं ये पीछे आपको 2-3 बार बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी लॉर्ड रेले नाम के व्यक्ति ने एक मतलब वो दिया था, नियम दिया था, और उस नियम के अंदर क्या बताया गया है? तो ध्यान रखना, लॉर्ड रेले ने, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रेले ने किससे संबंधित अपना प्रयोग किया था, या फिर किससे संबंधित अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो लॉर्ड रेले ने प्रकीर्णन और आपका जो तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य, प्रकीर्णन और जो तरंग धैर्य होता है, इन दोनों से आप इन दोनों के संबंध के बारे में बताया था, और उसको बोलते हैं लॉर्ड रेले का सिद्धांत। तो लॉर्ड रेले के सिद्धांत में बताया गया था कि किसी भी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, किसी भी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है साथियों, प्रकीर्णन जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? तरंग धैर्य के। और तरंग धैर्य को हम लैम्डा लिखते हैं और उसकी घात 4 के। यानी उसका सिद्धांत क्या था कि किसी भी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग धैर्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब 1/, में लिख दिया ना हमने, तो ये व्युत्क्रमानुपात हो गया। चतुर्थ घात का मतलब 4 घात है। तरंग धैर्य का मतलब लैम्डा। तो किसी प्रकाश का जो तरंग धैर्य होता है, किसी पदार्थ का जो तरंग धैर्य होता है, या फिर जो प्रकीर्णन जो होता है, वो प्रकाश के तरंग धैर्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात किसने बताई थी? ये लॉर्ड रेले ने बताई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रकीर्णन समानुपाती 1/λ की घात 4। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C किसका द्योतक है, यानी C किसको प्रदर्शित करता है? और ये जो समीकरण है साथियों, ये तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस समीकरण है, E बराबर mc²। तो ये जो E बराबर mc² है, इसमें जो C है ना, वो किसको मतलब क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये जो C है, ये प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है ना। C प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। ठीक है, अच्छा, E जो है ना, E वो ऊर्जा की मात्रा को क्या करता है? ऊर्जा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। M जो है वो द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। M किसको प्रदर्शित करता है? द्रव्यमान को। और C जो है ना, वो प्रकाश के वेग को क्या करता है? प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका किसका उदाहरण है? जो मरीचिका है साथियों, वो किसका उदाहरण है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण भी है, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण भी है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण भी है। बताइए, या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों मैंने आपको बताया था कि जो मरीचिका होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और जो मरीचिका है, मृग मरीचिका, जो आपका इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष जो है ना, इंद्रधनुष, वो आपके तीनों प्रकार के प्रभावों का कारण है। इंद्रधनुष में तो ये तीनों
घटनाएं मतलब उत्पन्न होती हैं, लेकिन मृग मरीचिका, यहाँ पर मृग गौर कर लेना, मृग मरीचिका केवल और केवल आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर क्या होता है, मतलब निर्धारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा मरीचिका, मृग मरीचिका। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विचलन कौन से रंग का होता है? सर्वाधिक विचलन कौन से रंग का होता है? देखिए, यह आपका प्रिज्म है। अगर आप प्रिज्म में से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारोगे तो सबसे ज्यादा जो विचलित होगा वो होगा आपका V, और सबसे कम आपका जो विचलित होगा वो होगा आपका रेड। सबसे कम विचलन तो किसका होता है? लाल रंग का होता है। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। अगर हम इस साइड चलते हैं, अगर हम इस साइड चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बढ़ती है। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछ ले, इसके अलावा आपको कुछ भी पूछ ले तो वो क्या होगा? हमेशा कम होगा। चाहे वो विचलन हो, चाहे वो प्रकीर्णन हो, चाहे वो आवृत्ति हो, चाहे वो आयाम हो, चाहे वो आपकी ऊर्जा हो। यानी बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर होते हैं। यानी हम अगर इस साइड से इस साइड चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, इसके अलावा सभी के सभी क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो विचलन आपका क्या हो जाएगा? सबसे कम किसका होगा? आपका सबसे कम होगा साथियों लाल का, और सबसे अधिक किसका होगा? तो वायलेट का होगा, यानी बैंगनी का होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको याद होगा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर को ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जूल जो है ना, जूल, वो आपका कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है आपका जूल। अच्छा, न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन आपका साथियों दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का, है ना, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक आपका न्यूटन है। अच्छा, इसके साथ साथ जो डाइन है, डाइन, वो भी आपका दाब का ही, सॉरी न्यूटन आपका बल, बल का है। न्यूटन आपका बल का मतलब क्या है? मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। और ये जो डाइन है ना, डाइन, ये भी बल का ही मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति के अंदर है। कौन सी पद्धति के अंदर है? सीजीएस पद्धति के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और न्यूटन कौन सी पद्धति के अंदर है बल का मात्रक? तो न्यूटन है वो आपका एसआई मात्रक है, और सीजीएस मात्रक आपका डाइन है बल का। ठीक है, चलिए विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा को हम किसके द्वारा मापते हैं? तो साथियों विद्युत धारा को मापने के लिए मुख्य रूप से एमीटर का उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से एमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन विद्युत धारा के साथ साथ दिशा मापने के लिए, विद्युत धारा के साथ साथ दिशा मापने के लिए, यानी कहने का मतलब धारा और दिशा अगर दोनों मापनी हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर दिशा और धारा दोनों मापनी हो तो हम किसका उपयोग करेंगे साथियों? तो हम उपयोग करेंगे किसका? गैल्वेनोमीटर का, है ना, गैल्वेनोमीटर का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम मापते हैं विभव को, विभवांतर को मापते हैं। किसको मापते हैं? विभवांतर या फिर विभव को मापते हैं। ठीक है, जिसको हम विभव मापी के नाम से भी जानते हैं। तो वोल्ट मीटर का दूसरा नाम भी क्या होता है? विभव मापी होता है। और विद्युत धारा को मापते हैं मुख्य रूप से एमीटर के द्वारा। लेकिन धारा के साथ साथ में दिशा मापनी हो तो हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जो आदर्श एमीटर होगा, आदर्श का मतलब जो बहुत अच्छा एमीटर होगा, उसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध का मतलब विरोध, यानी बाधा। रास्ते में बाधा जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो सबसे कम जो प्रतिरोध होगा ना, वही क्या होगा? आपका आदर्श एमीटर होगा। अब सबसे कम प्रतिरोध क्या होता है? आपका शून्य होता है। शून्य जो है ना, शून्य वो सबसे कम प्रतिरोध है। शून्य सबसे कम प्रतिरोध है, इसका मतलब आपका आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना है? शून्य होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? आदर्श एमीटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आई का मान हमें ज्ञात करना है, क्यू का मान हमें दे रखा है 300 कूलाम, और हमें टी का मान दे रखा है 5 मिनट। तो हमेशा हम समय को हम किसके अंदर मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो इस 5 मिनट को हम क्या करेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो कितना सेकंड आएगा? 300 सेकंड आएगा। सभी को पता है 300 सेकंड आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है? आई का मान ज्ञात करना है। तो आई का सूत्र होता है Q/T, Q/T। तो Q का मान 300
और टी का मान भी 300। हम इसको क्या कर देंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन एम्पियर आएगा उसके आगे, क्योंकि हमें धारा का मान ज्ञात करना है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि विभव मापने के लिए क्या काम आता है। तो अभी अभी मैंने बताया था विभव मापने के लिए आपका वोल्ट मीटर काम आता है। विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर काम आता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत का नियंत्रण करने के लिए, विद्युत का नियंत्रण करने के लिए उसकी तीव्रता, उसकी आवृत्ति को कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर काम आता है। एमीटर आपकी विद्युत धारा मापने के काम आता है। और गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो विद्युत धारा के साथ साथ में दिशा मापने के काम आता है। ये बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है उसको परिपथ के अंदर किस क्रम में लगाते हैं। तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर ये हमारा मान लो परिपथ है, तो इसके हमें वोल्ट मीटर लगाना, तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा कौन से क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। ये बात हमेशा आप ध्यान रखोगे। और जो आपका एमीटर होता है, एमीटर को हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में। अब ये साथियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। एमीटर श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर आपका समांतर क्रम। वोल्ट मीटर समांतर क्रम और आपका जो एमीटर है वो आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में आपका एमीटर लगाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यह किसका नियम है। देखिए विभवांतर को हम लिखते हैं आई से और धारा को लिखते हैं, विभवांतर को लिखते हैं वी से और धारा को लिखते हैं आई से। तो इसने कहा है कि विभवांतर और आई दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। यह नियम किसने दिया था। तो प्यारे साथियों यह नियम बहुत फेमस है और यह नियम दिया था ओम ने। किसने दिया था, ओम ने दिया था। और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आगे निकल के आता है आर आई, V बराबर आर आई। और यहां पर जो R है इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इस R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। तो ये जो नियम है, ये नियम किसने दिया था, ये नियम दिया था ओम ने। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। सभी को पता होगा साथियों, बड़ा फेमस है ओम का नियम, V समानुपाती I, V बराबर आर आई या फिर आई आर। ये बहुत फेमस है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ओम का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि V बराबर आई आर होता है। ये जो R है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और इस प्रतिरोध का जो मात्रक है ना वो क्या होता है, ओम होता है। क्योंकि ओम नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रतिरोध को ही परिभाषित किया था और उसने अपने नाम के ऊपर क्या रख दिया, इसका मात्रक रख दिया। तो इस प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा वेबर किसका मात्रक होता है। तो वेबर आपका मात्रक होता है साथियों चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक वेबर होता है। ओम गुणा मीटर, ओम गुणा जो मीटर है साथियों, ओम गुणा जो मीटर है वो आपका होता है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। और इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम लिखते हैं रो के द्वारा। किसके द्वारा, रो के द्वारा लिखते हैं। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है साथियों, ये रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रतीक रो होता है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम गुणा मीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो ओम गुणा मीटर हो जाएगा। अच्छा ये निकालते कैसे हैं, तो रो बराबर सूत्र होता है आर ए बटे एल। आर ए बटे एल, आर का मतलब आपका होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक अभी मैंने आपको बताया ओम, गुणा एरिया, ए का मतलब एरिया, एरिया का सूत्र क्या होता है, एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, है ना। और एल का मतलब लंबाई यानी लेंथ है, और लेंथ का मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर काट दो क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, है ना। ओम प्रतिरोध का हो गया और वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का हो गया, है ना। वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का हो गया, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 278 नंबर क्वेश्चन। 278 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका क्या है, वेबर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस बात के ऊपर निर्भर करता है। स्टार क्वेश्चन है साथियों, बहुत बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। दो चीजें बताऊंगा, एक तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में और एक आपको बताऊंगा प्रतिरोध के बारे में, एक आपको बताऊंगा प्रतिरोध के बारे में, है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ चालक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है।
किसके ऊपर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, केवल और केवल चालक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जो चालक पदार्थ है भाई, वो चांदी का है या फिर वो सोने का है या फिर वो एल्यूमिनियम का है या फिर वो नाइक्रोम का है, तो उस चालक की प्रकृति के ऊपर क्या करता है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। लेकिन जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है, मोटाई के ऊपर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है और चालक के तापमान के ऊपर भी निर्भर करता है। तो प्रतिरोध 4 बातों के ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, मोटाई के ऊपर और लंबाई के ऊपर। किसकी बात कर रहा हूं? प्रतिरोध की। लेकिन बात अगर विशिष्ट प्रतिरोध की आती है, रो की आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक का युग्म कौन सा है? सबसे अच्छा चालक आपको पता है चांदी होता है साथियों, सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। तो आपका ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब बचे आपके पास 2। अब आपने ये तो देख लिया कि सबसे अच्छा चालक आपका चांदी है, चांदी दोनों के अंदर है, लेकिन अब आपको साथ में देखना है सबसे घटिया चालक। सबसे घटिया चालक क्या होता है? सीसा यानी पारा, है ना, सीसा यानी पारा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मरकरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मरकरी। तो ये सबसे घटिया चालक होता है, यानी एक प्रकार का क्या होता है? कुचालक होता है, एक प्रकार का कुचालक होता है। और आपको यही पूछा था सबसे घटिया, तो सबसे घटिया होता है सीसा, सबसे अच्छा होता है चांदी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों अर्धचालक का जो उदाहरण है वो है आपका सिलिकॉन अर्धचालक का उदाहरण है ना। अर्धचालक आपका क्या है साथियों? ध्यान रखना, सॉरी, अर्धचालक जो है ना वो अर्धचालक हाँ बिल्कुल सिलिकॉन होता है अर्धचालक। मरकरी आपका क्या होता है? कुचालक। मरकरी कुचालक है, मरकरी कुचालक, ये कुचालक होता है। अच्छा, ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी ये क्या होता है? चालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चालक होता है, ये एक अपवाद है साथियों, ध्यान रखना, क्योंकि अधातु में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चालक है, ये एक अपवाद है। अच्छा, चांदी जो है ना, चांदी सबसे अधिक आपका चालक पदार्थ है, सबसे अधिक चालक कौन है? चांदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 283 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य है, यानी मान लो कोई पदार्थ है उसका प्रतिरोध शून्य, उसके अंदर बाधा बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके अंदर धारा क्या होगी? धड़ाधड़ बहेगी। कहने का मतलब बहुत तेजी से धारा बहेगी, तो वो क्या होते हैं? अति चालक होते हैं। जिनका प्रतिरोध अत्यधिक होता है वो कुचालक कहलाते हैं। जिनका प्रतिरोध नॉर्मल होता है वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। और जिनका प्रतिरोध थोड़ा कम होता है उसको चालक बोलते हैं। और जिनका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अति चालक बोलते हैं, बहुत ज्यादा चालक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक, यानी विद्युत का तो कुचालक होना चाहिए लेकिन ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। भाई जो प्लास्टिक होता है वो कुचालक विद्युत का भी होता है, ऊष्मा का भी होता है। रबड़ विद्युत का भी कुचालक है, ऊष्मा का भी कुचालक है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, इस रबड़ को, प्लास्टिक को हमारा जो बर्तन वगैरह होते हैं ना उसमें काम में लेते हैं, है ना, पकड़ने के लिए जो गर्म चीजें करते हैं तो उसमें प्लास्टिक और रबड़ का उपयोग करते हैं। नाइक्रोम आपका सुचालक है। अच्छा, माइका यानी जो अभ्रक है ना, अभ्रक, वो ऐसी प्रवृत्ति रखता है कि वो विद्युत तो इसके अंदर नहीं आती, इसके अंदर लाइट तो नहीं आती, लेकिन इसके अंदर ये गर्म हो जाता है, यानी इसके अंदर क्या आ जाती है? ऊष्मा आ जाती है, लेकिन इसके अंदर धारा नहीं आ पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे आप अच्छे से। अभ्रक यानी जो माइका होता है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन ऊष्मा का क्या है? सुचालक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 285 नंबर क्वेश्चन कि घरों में कूलर, पंखे और बल्ब कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? इसके बारे में आप समझ सकते हो साथियों। कभी भी आप अपने बल्ब को देखना तो बल्ब लगा होता है, इस प्रकार से हमारे 2 तार जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, यानी एक अर्थ का एक करंट का, 2 तार जाते हैं। तो जो बल्ब हम लगाते हैं, यहाँ पर मान लो इस प्रकार से बल्ब हमने लगाया है, तो वो जो बल्ब लगाते हैं उसके ऊपर जो होल्डर लगाते हैं उसमें हम एक तार भेजते हैं, एक तार सीधा चला जाता है, एक तार भेजते हैं यहाँ और वहीं से दूसरा तार निकल आता है। तो ये होता है आपका समांतर क्रम। ये कौन सा क्रम हो जाता है? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता? जब दोनों तार अंदर जाते और दोनों तार फिर वापस निकल जाते तो उसको बोल देते श्रेणी क्रम। लेकिन एक तार तो सीधा जा रहा है, वो तो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा, और एक अंदर जाके वापस बाहर निकल आता है, उसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो आपका जो बल्ब,
पंखे कूलर जो होते हैं वो कौन से क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। तो साथियों आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवाए हैं, 285 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद कर सकता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत जल्द हमारे 500 क्वेश्चनों की सीरीज ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करवाने वाला हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं करवाऊंगा, हाँ क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा, लेकिन पहले एक चैप्टर में आपको थ्योरी का करवाऊंगा, उसके बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवाऊंगा। इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे और तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उस क्लास को लेने के बाद यानी वो कोर्स पूरा लेने के बाद, कोर्स कंप्लीट दूंगा साथियों, है ना, कोर्स कंप्लीट दूंगा, टेंशन मत लो। वो कोर्स करने के बाद आप छोटे से छोटे यानी कांस्टेबल के एग्जाम से लेकर के आप सीजीएल लेवल तक के एग्जाम दे सकते हो, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद कर सकता हूं आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।